बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने जा रही हैं? अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये फैसला दिया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी थी, इस फैसले को मुअत्तल करार दिया था और ये केस जो था वो पेंडिंग रखा था। अब इस केस में एक नया बेंच तश्कील हुआ है और जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस बड़ी डेवलपमेंट पर आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कैसे इमरान खान साहब की जो अहम तरीन इस्तदा थी, जो कल इमरान खान साहब ने जो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए थे, वो मंजूर कर ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कैसे जो माहौल है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ और मामला है तौहीन अदालत केस का। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और तौहीन अदालत केस की जो समाअत है वो बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई है। दो तौहीन अदालत के केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहे हैं। एक केस तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दूसरा जस्टिस बाबर सत्तार साहब। जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो केस था वो भी लास्ट हेयरिंग में मुलतवी हो गया था और उसकी 5 के 6 जून तारीख रखी गई है। और अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला जो केस है वो भी बगैर कार्रवाई के मुलतवी हुआ है। रीज़न इसकी क्या है जी? रीज़न ये है कि जो लार्जर बेंच है उनके एक रुकन है वो छुट्टी पर थे और इस छुट्टी की वजह से जो बेंच था वो फिर केस की समाअत नहीं कर सका। और जो दूसरा लार्जर बेंच था जस्टिस बाबर सत्तार वाला, उसमें भी एक जो जज साहब थे वो लास्ट हेयरिंग पर वो छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से केस की जो समाअत थी वो नहीं हो सकी थी और इस वजह से नेक्स्ट जो तारीख थी वो पड़ गई थी। अब इसमें नाज़रीन चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी। बेंच के रुकन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज छुट्टी पर हैं, जिसकी वजह से कास्ट लिस्ट मनसूख कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तौहीन अदालत केस की आइंदा तारीख के लिए कास्ट लिस्ट दोबारा जारी करेगा। 7 मई को जजिस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम खत लिखा गया था और इसके बाद ये जो दो लार्जर बेंच थे वो बनाए गए थे। ताहम ये एक इम्पॉर्टेंट मामला था जिस पर समाअत होनी थी, लेकिन समाअत नहीं हो सकी क्योंकि जो बेंच था वही अवेलेबल नहीं था। तो अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो दो बड़े इंपॉर्टेंट बेंचेस बने हैं तौहीन अदालत के मामलों पर, इन दोनों में अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी क्योंकि दोनों मरतबा जो समातें हुई हैं इसमें एक एक रुकन अवेलेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो केसेस की समातें थी वो मुलतवी करना पड़ी। तो बहरहाल जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये बड़ी खबर है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और वो ये है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाने का जो फैसला है वो कर लिया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था वो मुअत्तल कर दिया था और इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने जो फैसला मुअत्तल किया था इलेक्शन कमीशन का, इसके बाद 2/3 अक्सरियत जो शहबाज हुकूमत के पास थी इन मखसूस नशिस्तों की वजह से, वो 2/3 अक्सरियत उनके पास नहीं रही। और 2/3 अक्सरियत ना रहने की वजह से क्या हुआ कि कोई भी आइनी तरमीम वो नहीं कर सकते थे। और इसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एक्सटेंशन की बातें चल रही थी, तो एक्सटेंशन भी इसी वजह से मुमकिन हो सकती थी कि अगर 2/3 अक्सरियत हो और इस 2/3 अक्सरियत के तहत फिर आइनी तरमीम हो और उसमें अगर वो जज की जो टेन्योर है वो 3 साल बढ़ाते हैं या उम्र 68 ईयर्स करते हैं, तो उस सूरत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो एक्सटेंशन थी वो हो सकती थी। इस मामले पर अदलिया के अंदर से अच्छा खासा जो रिएक्शन था वो आया, अच्छा खासा जो दबाव था वो आया। फिर उसके बाद अचानक से देखा हमने कि मखसूस नशिस्तों वाला केस मुकर्रर होता है समाअत के लिए और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में
जो बेंच है वो इस केस की समाअत करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था वो मुअत्तल करता है। और इस सारी कार्रवाई के दौरान इस बेंच पर एतराज़ भी उठाया जाता है, लेकिन इस एतराज़ के बावजूद ये फैसला दिया गया और जो हुक्म था इलेक्शन कमीशन का वो मुअत्तल किया गया, मखसूस नशिस्तें वापस ली गई और फिर उसके बाद मामला कमेटी को भेज दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जो बेंचों की तश्कील करती है कि अब वो फैसला करे कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए, लार्जर बेंच बनना चाहिए या क्या होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो जजिस की जानिब से की गई कि वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया, यानी कि जो 2/3 अक्सरियत थी वो शहबाज शरीफ की नहीं रही। तो उससे भी उस वक्त जो माहौल बना था, तो मैंने कुछ डिटेल्स अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर की थी कि ये मामला वाकई है एक्सटेंशन वाला, इस वजह से ही जजिस ने ये ऑर्डर देकर और फिर उसके बाद फुल कोर्ट या कमेटी को वापस भेज दिया कि वो इस मामले को देखें। बहरहाल अब फुल कोर्ट बना दिया है। जो 3 जजिस कमेटी में शामिल हैं, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जानिब से 2-1 से ये फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह इस हक में थे कि फुल कोर्ट बनाया जाना चाहिए, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये कहा गया कि जो 7 सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बना देना चाहिए। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ये मामला इतना इम्पोर्टेंट किस वजह से है कि इस पर 7 रुकनी बेंच की बजाय ये किया गया जी कि इस पर जो फुल कोर्ट है वो बना दिया जाए। तो उसमें यही चीज़ समझ आती है कि इससे एक्सटेंशन के जो मामलात हैं वो जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठेगा और फुल कोर्ट ये डिसाइड कर देगा कि अब इस मामले के ऊपर क्या होना चाहिए। अगर ये मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी गई तो फिर तो मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो अक्सरियत है उनके जहनों में या वो कहीं ना कहीं ये हिमायत कर रहे हैं कि वाकई जो एक्सटेंशन है वो हो जानी चाहिए। 2/3 अक्सरियत अगर मिलती है तो फिर एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर जो फुल कोर्ट है वो इसमें ये फैसला बरकरार रखता है और कलअदम करार दे देता है तो फिर तो 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर यहाँ पर एक और अहम सवाल ये भी है कि इन जमातों से तो मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है पार्लियामान में, उनको ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है ये 13 जजिस पर मुश्तमिल होगा। कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस की तादाद 17 होती है, लेकिन इनमें से 3 जजिस अभी तक असामियाँ खाली हैं 3 जजों की। पीछे बच के 14 में से एक जज जस्टिस मुसरत हिलाली, उनको पिछले दिनों हार्ट का कुछ मसला वगैरह आया, स्टंट वगैरह डला, तो उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रही, छुट्टियों पर हैं। तो पीछे बच गए 13 जजिस। तो जितने भी अवेलेबल जजिस थे 13, उन पर ये जो फुल कोर्ट है वो बनाया गया है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि आखिर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब जो 3 असामियाँ खाली हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ तैनातियाँ क्यों नहीं कर रहे और अभी तक जो तैनातियाँ हैं वो पेंडिंग है। हालांकि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस थे तो तब चीफ कादी फ़ैज़ ईसा साहब तो काफ़ी लेटर्स वगैरह लिखा करते थे कि इतने दिन हो गए हैं, इतने घंटे हो गए हैं, इतने मिनट हो गए हैं, अभी तक जो तैनाती हैं वो क्यों नहीं की गई। लेकिन अपने टाइम पर, अपने टेन्योर पर जो तैनाती हैं उनके वो अभी तक पेंडिंग ही हैं। इमरान खान साहब की जानिब से भी कल जो पेशी थी नैब तरमीम केस में, चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब से उनका जो मुकालमा हुआ था उसमें भी इमरान खान साहब ने अपने जो केसेस थे वो हाईलाइट करवाए थे कि आखिर क्यों उनके जो मुकदमे हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जा रहे। तो इस पे एक तो ये चीज़ हो गई कि मखसूस नशिस्तों वाला केस तो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, लेकिन अभी भी जो दीगर मामले हैं लेवल प्लेइंग फील्ड या बल्ले के निशान या 9 मई से रिलेटेड जुडिशल कमीशन बनाने से रिलेटेड जो इमरान खान साहब ने कुछ दरखास्तें दायर की हुई हैं वो अभी तक पेंडिंग है, वो उनमें अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन ये सुबह सवेरे बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बना दिया है मखसूस नशिस्तों के मामले पर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसी केस से आगे का जो सारा मंजरनामा है, जो नक्शा इस वक्त बन रहा है वो इसी से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर एक्सटेंशन हो जाती है, ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं मौजूदा चुतखिब हुकूमत को, तो फिर एक्सटेंशन और मामलात जो होंगे वो फिर सिनेरियो कुछ और बनेगा। लेकिन अगर एक्सटेंशन नहीं होती चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की, जो कि इनडायरेक्टली इसी बेंच से जुड़ी हुई है, तो फिर जो मंजरनामा है वो कुछ और होगा। बहरहाल जी ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो तमाम जजेस भी इसमें शामिल हैं जिनमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हो गई, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए। तो ये जजेस भी
भी शामिल होंगे और बहुत अरसे के बाद जस्टिस आयशा मलिक किसी इंपॉर्टेंट मुकदमे में वो जो बेंच होगा उसमें वो बैठेंगी। और इससे पहले भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो उनकी जानिब से सवालात उठाए गए थे वो तो अभी तक अनआंसर्ड रहे, उनका सवालों का जवाब नहीं दिया जा सका। बहरहाल इस केस में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की तरफ भी नज़रें होंगी कि उनकी जानिब से क्या ऑब्जर्वेशंस, क्या जो रिमार्क्स हैं वो सामने आते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जो बड़ी डेवलपमेंट है वो हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बजट के मामला चल रहे हैं। ये फैसला किया गया है कि 8 जून को वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और इस बजट के हवाले से कुछ जो तफसीलात हैं वो भी सामने आ रही हैं कि क्या क्या जो फैसले हैं वो हुकूमत की जानिब से किए गए हैं। HEC यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है वो 65 से कम होकर 25 अरब हो गया है। सूबों की जामियात की फंडिंग बंद, यानी कि ये इस हुकूमत की इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं कि बजट ये पेश करने जा रहे हैं और इस बजट में तालीम के हवाले से जो रकम मुख्तस की गई है वो 65 अरब से कम करके 25 अरब कर दी गई है। हालांकि जो 65 अरब है वो भी बहुत कम है, 65 अरब से भी ज़्यादा अमाउंट रखी जानी चाहिए थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इनकी जो पॉलिसीज़ हैं आप उनको देख लें, ये एजुकेशन को किस कदर अहमियत दे रहे हैं वो आप देख लें कि 65 अरब से भी इन्होंने बजट कम कर दिया और 25 अरब कर दिया, यानी कि कोई आप 40 अरब रुपए का जो बजट है वो इन्होंने कम कर दिया है। और दूसरी तरफ अरबों रुपए, खाली 20 अरब रुपए इन्होंने किसके लिए मुख्तस किए जी, कि जो सोशल मीडिया के हवाले से ये उसको कंट्रोल करने की मुबैना तौर पर जो हिकमत अमली बनाएंगे या सोशल मीडिया के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत ने मांगे हैं ख़जाने से वो 20 अरब रुपए हैं। तो दूसरी तरफ आप अपने प्रोपेगेंडे के लिए और जो है वो एक इमरान खान को काउंटर करने के लिए अरबों रुपए खाली इस तरह से ख़जाने से मांग रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए तालीम में वहाँ पर 65 से आप 25 अरब रुपए जो अमाउंट है वो आप कर देते हैं। और सूबों की जामियात की जो फंडिंग है वो भी बंद कर दी गई है। वफाकी हुकूमत ने हायर एजुकेशन कमीशन के माली साल 24-25 की रिकरंट बजट में बड़ा कट लगाकर इसे 25 अरब रुपए कर दिया है और इसे सिर्फ वफाकी जामात तक महदूद कर दिया है। अब वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन सूबों की जामियात को फंडिंग नहीं कर सकेगा, सूबे अपनी जामियात की खुद फंडिंग करेंगे। इस हवाले से वजारत ख़जाना ने हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त भी लिख दिया है और HEC ने मुल्क की 160 से ज़ायद सरकारी जामियात के लिए 125 अरब की दरख्वास्त कर रखी थी। तो 125 अरब तो मांगे थे इन्होंने HEC ने, लेकिन 126 अरब क्या, जो 65 अरब थे उसमें से भी कट लग के अब सिर्फ और सिर्फ 25 अरब रह चुके हैं। तो इस 25 अरब में HEC ने क्या करना है? फिर हम कहते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम ये है तो हमारा तालीमी निज़ाम वो है, तो इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ ही वो नहीं है। इसके अलावा जी इस हवाले से HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार ने ये कहा है कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से रिकरंट ग्रांट जब के प्लानिंग कमीशन की जानिब से तरक्याती ग्रांट कम करने से मुतल्लिक़ खतूत मसूल हुए हैं और इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म को ख़त भी लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि सूबे और फेडरेशन को चाहिए कि ताउन करें। बहरहाल जी ये इनकी कुछ प्रायोरिटीज़ थी, आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ तो कुछ और ही हैं कि अपनी जो हुकूमत है उसे किस तरीके से बचाया जाए, इमरान खान के ऊपर किस तरीके से मुकदमे नए बनाए जाएँ, इमरान खान को कैसे जेल में ही रखा जाए और इमरान खान के अगेंस्ट जो ऑर्डीनेंस हैं वो किस तरीके से जारी किए जाएँ, जो मखसूस नशिस्तें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ हैं वो मखसूस नशिस्तें कैसे जब बांटी जाएँ तो उनके ऊपर भी अपना जो हक़ है वो जताया जाए। तो ये इस वक्त इनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज़ हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ तालीम कहाँ पर है, और ये तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के हवाले से आपके साथ बजट की कुछ तफसीलात शेयर की हैं। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से इन्होंने क्या बजट रखा होगा, क्योंकि जो इस वक्त इन्होंने कर्ज़े लिए हुए हैं उन कर्ज़ों की वापसी के लिए जो सूद की मद में रकम देनी है तकरीबन 50% से ज़्यादा तो बजट आपका वहाँ पर चला जाएगा। तो आपने क्या इस मुल्क के लिए बजट रखना है, बल्कि यहाँ तक भी तफसीलात सामने आ रही हैं, अभी इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई कि मरीम नवाज़ साहिबा अब हर घर के ऊपर 300 रुपये जो टैक्स है माहाना वो लगाने के लिए कोई जो तजावीज़ वगैरह हैं वो दे रही हैं, या इस मामले के ऊपर सोचा जा रहा है। यानी कि जो होगा कोई 5 मरले का घर होगा इस पर 300 रुपया टैक्स हो जाएगा, और जो 5 से बड़ा होगा 7 होगा तो उसके ऊपर शायद 500 होगा। तो ये जी एक टैक्स कलेक्ट करने का एक नया तरीका है कि जो टैक्स चोर हैं उनको नहीं पकड़ना आपने, जो ये बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं, कारोबारी हजरात बैठे हुए हैं या और बहुत सारे लोग जो टैक्स चोरी कर रहे हैं,
इनको आपने पकड़ना नहीं है, इनको टैक्स के दायरे के अंदर नहीं लाना। जो बेचारा ऑलरेडी मिडिल क्लास तबका है या जो सैलरीड तबका है, क्योंकि उनकी तो सारी इनकम बैंकिंग अकाउंट्स के थ्रू आती है, तो वो तो सब जो है वो जाहिर है, तो उनके ऊपर मज़ीद जो टैक्सेस हैं वो लगाने। और अब ये जो घरों का मामला है ये भी करना है, और 300 रुपये आपने मज़ीद टैक्स इकट्ठा करना है। तो बजाय इसके कि दूसरी तरफ आप जो है वो तवज्जो दें, तो आपने अवाम को मज़ीद मारना है। ऑलरेडी इस अवाम का बुरा हाल हो चुका है महंगाई को लेकर। राय का सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।